हाँ बच्चों, मैं अब आपको डीएनए के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए पढ़ना कैसे है इसको, और साथ में याद रखना और लिखना भी सीखना। तो पहले तो ध्यान से आप सुनेंगे कि मैं जो कि डीएनए को कैसे पढ़ना है और इसमें कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करूँगा और आप ध्यान से सुनेंगे। बात समझ आ रही है आपके? जैसे अगर आपने इसके अंदर कोई भी, आप देखिए जैसे मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था कि डीएनए के अंदर जैसे मैंने एस लिख दिया और एस के बाद पी लिख दिया, तो एस का मतलब था डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये एक पेंटोज शर्करा है, आप लिख सकते हैं। ये क्या है? फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड यानी अम्ल। ठीक, अब इसके बाद इसमें ये एक बॉन्ड लगा रहा हूं यहां पर मैं, ये सिंगल बॉन्ड है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक, बॉन्ड लगा दिया, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब इस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के बाद अब मैंने फिर ऐसे करके पी लगा दिया, वही फास्फोडाइस्टर बॉन्ड यानी कि फास्फोरिक एसिड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड और डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक, 1 2 3 एक और बार मैंने फिर लिख दिया आपको ये। ठीक है, अब ये इसको कहेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहां मैं पी लिख दे रहा हूं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, ये अभी आगे बताऊंगा आपको। अब मैंने एक दूसरी, क्योंकि डीएनए द्विरेखीय सिंगल स्ट्रैंड भी होता है, डबल स्ट्रैंड भी होता है। अगर मैं इसके साथ जैसे एडेनिन जोड़ दूं, एडेनिन, इसके साथ जोड़ दूं मैं गुआनिन, फिर जोड़ दूं इसके साथ थायमिन, फिर इसके साथ जोड़ दूं साइटोसिन, ये एक सिंगल स्ट्रैंड बन गया डीएनए। क्या हो गया? सिंगल स्ट्रैंड यानी एक रज्जु बना लिया मैंने। ठीक है, और यहीं पर समझने की कोशिश करिए, अगर आरएनए बनाना हो तो थायमिन की जगह यूरेसिल लिख देते हैं सिंगल स्ट्रैंड। अगर आरएनए बनाना हो तो थायमिन की जगह क्या कर देंगे, यहाँ यूरेसिल लिख देंगे, इसकी जगह यूरेसिल। क्या? यूरेसिल। बाद में बताएंगे, इसको छोड़ दीजिए, अपनी बात सही है। अब आप ये देखिए, इसमें आपने क्या लिखा, इसमें एडेनिन और गुआनिन दो कौन से हैं? ये एडेनिन, इसका नाम लिख दूं एडेनिन, बाद में लिखूंगा अभी भी। और यहां पर डबल बॉन्ड लगा करके मैंने दूसरा थायमिन जोड़ दिया और ये एक, तो यानी कि एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को मैं यहां पे जोड़ने की कोशिश करता हूं। देखिए पी और फिर एस, यानी कि डीऑक्सी राइबोज शुगर, फास्फोरिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज शुगर और फास्फोरिक एसिड, फिर डीऑक्सी राइबोज शुगर, फिर फास्फोरिक एसिड, फिर एक डीऑक्सी राइबोज शुगर और फास्फोरिक एसिड। तो ये एक दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, तो इसको हम कहेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब इसके अंदर ये एडेनिन है, ये क्या चीज है? एडेनिन। ये क्या है? गुआनिन। तो मैंने इसको लिख दिया एडेनिन, एडेनिन। ये क्या है? प्यूरिन क्षारक है, प्यूरिन क्षारक। सही है, ये प्यूरिन क्षारक है। और गुआनिन, अब इसका थायमिन, दूसरा कौन सा है? थायमिन। थायमिन क्या है? थायमिन नाइट्रोजनी क्षारक कौन सा है? पायरामिडिन, पायरामिन
डी क्षारक। बात समझ आ गई आपको? ये अब दूसरा मैंने इसके साथ जोड़ दिया ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। ये कौन सा क्षारक है? इसे साइटोसिन कहते हैं। साइटोसिन ये कौन सा क्षारक है? ये भी पायरामिडीन क्षारक है। दोनों ये पायरामिडीन क्षारक हुए, थायमिन और साइटोसिन। इतनी बात समझ आ गई आपको? और इसके बाद हमने जोड़ा इसके साथ डबल बॉन्ड एडेनिन। ठीक है, एडेनिन कौन सा क्षारक है? ये एडेनिन जो है, एडेनिन हो गया। तो एडेनिन को लिख दिया मैंने डबल ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन। सही है, तो ये ग्वानिन कौन सा क्षारक हो गया? ये हो गया ये है प्यूरिन क्षारक। प्यूरिन क्षारक। बात समझ आ गई आपको? प्यूरिन क्षारक। डीएनए से जुड़ी जितनी भी आपको जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के बाद जो आप पढ़ेंगे, जीन या केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको इसके डीएनए की बहुत अधिक आवश्यकता होगी। यानी कि आप इंटर में या हाई स्कूल में या फर्स्ट ईयर में जब भी आप डीएनए लिखेंगे तो आपको इन शब्दों की आवश्यकता होगी। बात समझ गई आप? अब इसमें ही मैंने अभी आपको बताया था, अब इसमें एक बताऊंगा न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं। तो देखिए, अब इसके अंदर ये पी करके जो लिखा था, एस लिखा था, सॉरी, ये क्या थी? पेंटोस शर्करा थी। क्या है? ये है पेंटोस शर्करा। पेंटोस शर्करा का सूत्र मैंने उसमें लिखा था CN5C5H10O4। तो ये सी यानी सी का मतलब कार्बन और O का मतलब ऑक्सीजन। इस कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सूत्र है, इसका हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ये OH ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये, तो पहले कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से दूसरे कार्बन से एक हाइड्रोजन, दूसरा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा बीच में बताएंगे, यहाँ तीर लगा दे रहा हूँ, ध्यान रखें। तो दूसरा जो है H, तीसरे नंबर से H और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसी प्रकार से चौथा कार्बन जो है, इससे एक H और एक CH2OH, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहा। तो ये 5वां कार्बन हो गया। इस 5वें कार्बन से अब आप ये देखो, ये डीऑक्सीराइबोस का शुगर का स्ट्रक्चर बन गया, सॉरी राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर बन गया। जो मैंने यहाँ तीर लगाया है, इसमें से आप एक O रिमूव कर दें, हटा दें, ये वो हटा दिया, तो यहाँ क्या बचेगा? H बचेगा। क्या बचेगा? H। तो अब ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोस। पहले क्या था? राइबोस शुगर था, अब हो गया डीऑक्सीराइबोस। बात समझ गया? ये हमने रिमूव कर दिया। यहाँ क्या कर दिया? इसको यहाँ से यहाँ हटा दिया। अब इसके जो 5वां कार्बन है, इसके साथ H3PO4 यानी फास्फोरिक अम्ल को मैंने जोड़ दिया। ये H3PO4 स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, ये OH। तो इसमें ये जो OH है, ये वाला और ये इसके साथ ये एक बना देता है। यहाँ हाइड्रोलाइसिस क्रिया हो जाती है, ये H2O बाहर निकाल दिया, और जब H2O बाहर निकाल के OH पर नेगेटिव चार्ज होता है, H पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों मिलकर के नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर H2O बाहर निकाल देते हैं। हाइड्रोलाइसिस क्रिया होती है, और जो ये O है, ये ऑक्सीजन जो है, इस फास्फोरिक एसिड के साथ बचे हुए साथ, ये माइनस का हो गया पूरा, और इसके साथ प्लस और माइनस ऐसे करके जुड़ जाता है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये लिखा हुआ है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। इतनी बात समझ आ गई आपको? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। ठीक है, पहले इसे ज्यादातर एस्टर बॉन्ड कहते हैं, अब कुछ किताबों में दिया हुआ है ऐसा। तो ये OH, तो ये कर दे करने के बाद OH, डबल बॉन्ड O और OH, यहां से सीमा पार ज्यादा नहीं आ रहा, ये OH। अब इसमें से ये एक, फिर वही काम हुआ, इसमें से ये H2 फिर निकल गया, हाइड्रोलाइसिस क्रिया हुई, और एक और एस्टर बॉन्ड बन गया। दोनों मिलाकर के इसीलिए हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। बात हो गई? ये क्या हो गया? फास्फोडाइस्टर। अगर इसमें मैं
एक जोड़ दो, ये इस प्रकार की ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये बनी, एक रज्जुक बन गया। क्या कहते हैं? सिंगल स्ट्रैंड यानी कि रज्जुक। ये क्योंकि ये 5 प्राइम पर जुड़ा है, 5वें कार्बन से जुड़ा है, ये तीसरे कार्बन से जुड़ा है, तो इसीलिए हम लिखते हैं इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये वाला इसको स्ट्रक्चर को ऐसे उल्टा कर दें तो ये आ जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, इसको अगर उल्टा करेंगे तो ये हिस्सा क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। इसलिए हम इसका दूसरा रज्जुक जो है, स्ट्रैंड जो है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये बात समझ आ गई आपको कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम को लिखते हो, 3 प्राइम टू 5 प्राइम को लिखते हैं। ठीक है। इससे पहले वाले में मैंने वीडियो में आपको बताया था कि इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जैसे मैं भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जैसे ये लिखा हुआ है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड है, सही है। ये तो इस प्रकार से कितने प्रकार के? 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हमें प्राप्त हुए। इन चारों न्यूक्लियोटाइड को नाम कैसे रखना, सही है। अगर मैं ये प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक जो है लिखा है एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन, साइटोसिन, तो प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक में डबल रिंग होती है, तो खाली मैं रिंग बनाऊंगा, बाकी स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा। ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया डबल रिंग का, एन यहाँ जोड़ दिया, बाकी नहीं जोड़ेंगे हम। और ठीक है, जब अलग अलग इनको बताएंगे तब बताएंगे। ये मान लीजिए मैंने एडेनिन डबल रिंग का ये एडेनिन है, तो ये इसका जो नाम हो गया एडेनिन जोड़ने पर, तो एडिनोलिक अम्ल, या एडिनोलिक अम्ल। तो यानी कि मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ये न्यूक्लियोटाइड है, यहां पर लिखता हूं न्यूक्लियोटाइड के नाम, न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए पहला न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? पी फास्फोरिक एसिड, एस डीऑक्सीराइबोस शुगर, और ए एडेनिन। तो इसका नाम हो गया एडिनोलिक अम्ल। समझ गए आप लोग? अगर मैं इस एडेनिन को यहां से हटा करके जी लिख दूं, ग्वानिन लिख दूं, तो इसका क्या होगा? पी एस जी, तो हो गया ग्वानोलिक अम्ल। अगर मैं इसको जी को हटा करके अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को सिंगल रिंग का बना दूं और थाइमिन लिख दूं, तो ये हो गया पी एस सी, थाइमिन डेलिक अम्ल। समझ आ गई? और अगर मैं थाइमिन की जगह साइटोसिन लगा दूं, तो ये पी एस सी, सॉरी टी लिखना था, गलत लिख दिया यार, सी लिखना था, तो ये पी एस सी हो गया, तो हो गया सी मानी साइटोसिन, तो ये हो गया साइटिडेलिक अम्ल। बात समझ आ गई आपको? तो ये इस प्रकार से ये न्यूक्लियोटाइड हुआ है। और इसी प्रकार से न्यूक्लियोसाइड्स भी होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर ये फास्फोरिक एसिड नहीं जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? फास्फोरिक एसिड को नहीं जोड़ते हैं। तो हमने लिख दिया एस ए, बात समझ गई? तो हम कहेंगे एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन और साइटेडीन, ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स बन जाएंगे। तो मैं न्यूक्लियोसाइड्स के भी नाम लिख दूं, न्यूक्लियो, यहां दिख रहा है साइड, न्यूक्लियोसाइड, बात समझ गई? ये न्यूक्लियोसाइड्स है। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं ये 4 प्रकार के ऐसे, क्योंकि मैंने इसमें से फास्फोरिक एसिड को हटा देना, क्या हटा देना? फास्फोरिक एसिड को हटा देना। तो एस डीऑक्सीराइबोस शुगर और ए सी, पहले ए लिख दूं, फिर इसका मतलब हुआ एडिनोसिन, और अगर एस पी लिख दिया गया, यहां पर क्या लिख दिया गया? जी लिख दिया गया, सही है। तो जी का मतलब ग्वानिन, तो हो गया ग्वानोसिन। और अगर मैंने एस के साथ टी जोड़ दिया, थाइमिडीन। और अगर शुगर के साथ फिर मैंने जोड़ दिया क्या? शुगर,
डीऑक्सीराइबो शुगर पढ़ना तभी ऐसे लिखना, ऐसे डीऑक्सीराइबो शुगर और क्या जोड़ दिया साइटोसिन, नाइट्रोजन क्षारक कौन सा पैरामिड नाइट्रोजन क्षारक है, तो मैं लिखूंगा इसका साइटेडी। इतनी बात समझ आ गई आपको। तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, यहीं पर एक बात एटीपी क्या होता है, एटीपी क्या होता है, जो अगर मैं यहाँ पर डबल रिंग बना दूं, यहाँ वो भी देखिए कि ये इस प्रकार से मैंने डबल रिंग बना दी और यहाँ पर मैंने लिख दिया ए, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको यहां से यहां तक एडिनोलिक अम्ल, सही है। तो हम कहेंगे अब यहाँ एडिनोसिन है, अब इसमें फास्फेट ग्रुप एक जुड़ा है ना, इसलिए अब इसको हम पढ़ेंगे, इस न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे एडिनोसिन मोनोफास्फेट, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, यानी मैं इसको ऐसे लिख दूं पी फास्फोरिक एसिड एस शुगर और यहां पर मैं क्या जोड़ दूं एडेनिन जोड़ दूं, तो AMP बन गया एडिनोसिन मोनोफास्फेट, बन गया नहीं बन गया। और अगर मैं फास्फोरस में एक और P जोड़ दूं यहां पर बॉन्ड लगा करके PSA, तो क्या होगा ADP एडिनोसिन डाइफास्फेट, और अगर एक और प्लस कर दूं यहां फास्फोरिक एसिड P, फास्फोरिक एसिड हो गया, ये हो गया डीऑक्सीराइबो शुगर वही है, एडेनिन वही है, तो ATP एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ये इसमें प्लस पॉइंट है। मेरे पढ़ना जो है बहुत सरल है अगर ध्यान से पढ़ा जाए, पर ये नहीं है कि आप जिन चीजों को जोड़ सकते हैं आप उन्हें जोड़िए, इससे आसानी से याद रख सकते हैं, इनको जोड़ना है तो आसानी से याद सकते हैं। अब तो डीएनए लिखना कैसे है, जब मैं डीएनए का जो स्ट्रक्चर पहले यहाँ पर लिखा दूं, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार का होता है, ऐसे आप हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर एक तो बात समझ में नहीं, बहुत छोटा हो जाता है, ये इस प्रकार से मैंने ऐसे ऐसे ये एक स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसे आप बनाते जाएंगे, यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये इस प्रकार से ये ऐसे, तो आप पहले इसमें SP यही बात ऐसे लिख रही है, SP इसमें एक बात लिख दिया आपने, S का मतलब डीऑक्सीराइबो शुगर, P का मतलब फास्फोरिक एसिड, और ठीक इसी प्रकार से ऐसे ही यहीं पर बनाए आप ऐसे, ठीक है, यहाँ पर भी इसी प्रकार से बनाए, तो डबल स्टैंड हो गया, तो ये इसमें भी इसी प्रकार से आप लिखेंगे SP, तो ये क्या एडेनिन और डबल बॉन्ड थायमिन, ये जुड़ गया, दूसरे से ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, ठीक इसी प्रकार से, ताकि समझ नहीं आया इसलिए, तो इस प्रकार से ये मैंने जोड़ दिया, तो इसका रज्जु ये हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया, और ये कौन सा हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गया, ये वाला बात समझ रही है आपको, तो ये 5 प्राइम, ये एक मैंने डीएनए स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसे इसको लिखते चले जाए जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत आवश्यक। अब लिखने की बात आती है, डीएनए को लिखना कैसे है, डीएनए की जो है, डीएनए के अंदर जैसे ये लिखा हुआ है एस लिखा था, तो यहीं पर देखिए ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर डीऑक्सीराइबो शुगर है और डीऑक्सीराइबो शुगर का पहले कार्बन है, ठीक है, तो डीएनए के, अब लिखना डीएनए, अब लिख रहे हैं डीएनए की पहली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के डीऑक्सीराइबो शुगर के पहले कार्बन से कौन जुड़ा है, प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारक का एडेनिन किसके साथ जुड़ा है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। कहाँ लिखा है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ पर लिखा है, मैंने लिखा था, कहाँ लिखा था, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ लिखा नहीं, सॉरी, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोलाइसिस क्रिया हुई, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सही है, तो आप लिख देंगे, हाँ क्या कहेंगे कि डीऑक्सीराइबो शुगर के पहले कार्बन से, सीधा फिर एक बार फिर सुनिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम रज्जु के पहले डीऑक्सीराइबो शुगर के पहले कार्बन से प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारक का एडेनिन एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, सही हो गया। ठीक इसी प्रकार से 3 प्राइम टू 5 प्राइम रज्जु के पहले
डीऑक्सीराइबोस शुगर के पहले कार्बन से, ये उल्टा जा, पहले कार्बन से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा कौन सा क्षारक है, पायरामिडीन नाइट्रोजन क्षारक का थायमीन जुड़ा रहता है, ठीक है। और दोनों नाइट्रोजन क्षारक कौन सा, प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक और पायरामिडीन नाइट्रोजन क्षारक आपस में दोनों रज्जुकों को हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जोड़े रहते हैं। कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, बात सुना रही है आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, सेकंड डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी प्रकार से फिर अगला लिखेंगे, अब डीऑक्सीराइबोस शुगर के तीसरे कार्बन से फास्फोरिक एसिड कौन से, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। अब 5' to 3' रज्जु के दूसरे डीऑक्सीराइबोस शुगर के पहले कार्बन से कौन सा नाइट्रोजन क्षारक है, पायरामिडीन, ग्वानिन लिखा है ना, प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक का ग्वानिन नाइट्रोजन क्षारक एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है। ठीक इसी प्रकार से 3' to 5' रज्जु के डीऑक्सीराइबोस, दूसरे डीऑक्सीराइबोस शुगर के पहले कार्बन से कौन जुड़ा है, पायरामिडीन नाइट्रोजन क्षारक का साइटोसिन, ये और दोनों प्यूरिन और पायरामिडीन नाइट्रोजन क्षारक आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं और रज्जु को जोड़ रहते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर भी एक और बात आती है कि डीएनए जो है, इसके कुंडलन के आधार पर डीएनए होते हैं, इनके बीच में ये रज्जुक होते हैं, सही है, ये नाइट्रोजन युग्म कहलाते हैं। तो ये जो बात, ये जी और सी, ये क्या कहलाएगा, नाइट्रोजनी युग्म, नाइट्रोजनी क्षारक युग्म कहलाएगा। ये बात अगली वीडियो में होगी, ये नाइट्रोजन क्षारक युग्म कहलाएगा, क्योंकि बोर्ड पर आएगा नहीं, इससे ज्यादा ये नाइट्रोजन क्षारक युग्म कहलाएगा। इस नाइट्रोजन क्षारक युग्म के आधार पर डीएनए के प्रकार होते हैं, इन रज्जु के कुंडलन के आधार पर डीएनए के प्रकार होते हैं, तो इनकी बाद में बताएंगे। पर थोड़ा सा यहाँ समझिए कि ये डीएनए का ये जो कुंडलन है, ये 34 एंगस्ट्रॉम लंबाई होती है, ये मोटाई इसकी 20 एंगस्ट्रॉम होती है, दो नाइट्रोजन युग्म के बीच की दूरी जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ये भी मेंशन करना चाहिए, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको ये बताई। अब अगली बात जो है डीएनए के प्रकार कितने होंगे, वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अब इसमें कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इसलिए उससे नंबर से आप पूछ सकते हैं, ठीक है।